Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is degradation of cholesterol. इससे पिछले लेक्चर्स में हमने कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर और उसकी सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि इस कोलेस्ट्रॉल की बॉडी के अंदर डीग्रेडेशन कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डीग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि हम कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में ये बात डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर 4 रिंग्स होती हैं, ABCD, और एक साइड चेन होती है। तो यहाँ मैंने ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इस कोलेस्ट्रॉल के रिंग स्ट्रक्चर को मेटाबोलाइज करे, वहाँ से वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाए। तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इस रिंग स्ट्रक्चर की मेटाबॉलिज्म करवा के उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे और CO2 और H2O बनाए। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, फिर इसका होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी तो इसको मेटाबोलाइज कर नहीं पा रही, तो फिर इसका होता क्या है? तो फिर ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस पूरे का पूरा, ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, ये सारे का सारा बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि बॉडी से मेटाबोलाइज कर नहीं पा रही, तो ये सारे का सारा बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ 2 फॉर्म में एलिमिनेट हो सकता है। या तो ये कन्वर्ट हो जाए बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स के अंदर, या तो ये बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और फिर ये बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स बनने के बाद इनकी स्मॉल अमाउंट जो है वो फीसिस के अंदर लॉस्ट हो जाती है। सो इस तरह ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, ये बॉडी से एलिमिनेट हो सकता है। तो पहला इसका तरीका क्या है कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और ये बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स की स्मॉल अमाउंट हमें पता है कि फीसिस के अंदर लॉस होती है। तो इस तरह स्टीरॉयड न्यूक्लियस बॉडी से एलिमिनेट हो सकता है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि ये बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, ये कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली जो है ये बाइल के अंदर रिलीज हो जाता है। जो बाइल साल्ट्स हैं और बाइल एसिड्स हैं वो भी बाइल के अंदर रिलीज होते हैं, बाइल के अंदर रिलीज होते हैं और फिर बाइल से फीसिस में जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी डायरेक्टली बाइल के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ से ये इंटेस्टाइन में जाता है और फिर फीसिस में लॉस हो जाता है। ये सारा मैकेनिज्म हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो राइट नाउ आप ये याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल की ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनवाए और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे। तो उसका हल फिर ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये एज इट बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब उसके बॉडी से एलिमिनेट होने की 2 फॉर्म्स हैं कि या तो पहले वो बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो बाइल एसिड्स और बाइल साल्ट्स बाइल के अंदर रिलीज होते हैं और फिर वो बाइल से फीसिस के अंदर फाइनली रिलीज हो जाते हैं। और इसी या फिर दूसरा मैकेनिज्म ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एज इट इज़ बाइल के अंदर रिलीज हो जाए और बाइल से फिर ये फीसिस में लॉस्ट हो जाए। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इसका मेटाबॉलिज्म कर सके। सो ये उसके 2 मैकेनिज्म हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जब एलिमिनेट होता है तो ये बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बाइल होती क्या है, बाइल साल्ट्स बाइल एसिड्स क्या होते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, और फिर वो बॉडी से फिर वो लीवर से रिलीज कैसे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि बाइल है क्या। सबसे पहले बाइल है क्या? तो बाइल इज अ वाटरी मिक्सचर ऑफ bile is a watery mixture of
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाइल क्या है? बाइल इज अ वाटरी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी बाइल के अंदर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों मिलेंगे। सो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दो होते हैं। एक होता है लेसिथिन और दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड्स। बाइल के अंदर बाइल क्या है? इट इज़ अ वाटरी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि एक वाटरी सा मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसे हम बाइल कहते हैं। अब उसमें से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास लेसिथिन है और कॉन्जुगेटेड एसिड्स हैं। लेसिथिन है और कॉन्जुगेटेड एसिड्स हैं। सो ये बाइल की कंपोजिशन हमने डिस्कस कर ली कि बाइल होती क्या है, कि इट इज़ अ वाटरी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट एक लेसिथिन है और दूसरे कॉन्जुगेटेड एसिड्स हैं। अब हम देख लेते हैं इस बाइल का रूट क्या है। बाइल का रूट क्या है, पैसेज क्या है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किधर किधर जाती है। तो ये हमें पता है कि जो बाइल है ये किससे बनती है। ये जो बाइल है ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती है। बाइल किसके अंदर सिंथेसाइज होती है? लीवर के अंदर। सो ये लीवर से कहाँ जाती है? लीवर से ये जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। लीवर से ये कहाँ जाती है? इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये लीवर से निकलने के बाद किस किस पैसेज के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है। तो सपोज ये लीवर है, अब लीवर से जो दो डक्ट्स निकल रही होती हैं, एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एक राइट हिपैटिक डक्ट। ये क्या है? ये है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये क्या है? ये है राइट हिपैटिक डक्ट। ये लीवर से दो डक्ट निकल रही हैं, एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और एक राइट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाती हैं? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। जो ये है गॉल ब्लैडर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर, ये वाला। लीवर, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, पहले मैं उसकी अनाटमी बता रहा हूँ कि ये लीवर, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके इन्होंने बना दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये वाला गॉल ब्लैडर है और ये वाली जो डक्ट है ये है सिस्टिक डक्ट। ये वाली क्या है? ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट जब कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिलती है तो ये बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट। यहां तक बात क्लियर है कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट ने कंबाइन करके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाई। कॉमन हिपैटिक डक्ट जब ये सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन करती है तो ये हमारे पास बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है? यहाँ जगह नहीं बची तो मैं यहाँ बना दूं। अब ये हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट थी, यहाँ से सिस्टिक डक्ट इसमें शामिल हो गई। ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो ये बनती है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट फिर क्या करती है? ये एक स्ट्रक्चर होता है पैंक्रियाज। ये क्या है? पैंक्रियाज से जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट
इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेशन लेके आ रही होती है। ये वाली डक्ट जो है, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है। और ये कौन सी है, इसको मैं रेड कलर से शो करने लगा हूं, ये है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये ग्रीन वाली कौन सी है, ये है सिस्टिक डक्ट। और ये कौन सी है, ये ब्लैक वाली, ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट। लीवर से लेफ्ट और राइट दो हिपैटिक डक्ट्स आपस में कंबाइन करती हैं तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है। कॉमन हिपैटिक डक्ट के बाद जब सिस्टिक डक्ट उसके साथ कंबाइन करती है तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर जाके एंड हो जाती है और फिर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये ड्यूडेनम के अंदर आकर एंटर होती है। सो अब हम देखते हैं कि इसका रूट क्या होगा बाइल का, कि लीवर के अंदर ये सिंथेसाइज होगी। लीवर के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के थ्रू कहाँ आ जाएगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट में। कॉमन हिपैटिक डक्ट में आने के बाद इसके साथ क्या होता है, ये क्या था, गाल ब्लैडर। अब एक बार ये बाइल यहाँ आ गई तो अब उसके पास दो रूट हैं, या तो वो सीधी यूं चली जाए या यूं चली जाए, या तो फिर वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में आए और वहां से इंटेस्टाइन के अंदर चली जाए, या फिर वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लैडर में आए। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर वो गाल ब्लैडर के अंदर आती है और वो कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर वो इंटेस्टाइन के अंदर आती है। तो इसका फंक्शन बेसिकली, इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, उन्होंने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करवानी होती है इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब कभी इंटेस्टाइन के अंदर फैट की इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो ये बाइल सीधी जो है ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में आ जाती है। लेकिन अभी फॉरेन फैट की अगर ज़रूरत नहीं है इमल्सिफिकेशन की तो ये बाइल सिस्टिक डक्ट के थ्रू आगे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब फ्यूचर में फैट की इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो ये गाल ब्लैडर में जो बाइल होती है वो इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू आती है यहाँ पर और फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में और फिर वहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है। सो ये बाइल का रूट था। तो बाइल के मुतालिक हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, इसमें से एक बात हमने बाइल की डेफिनेशन और कंपोजिशन डिस्कस किया है कि बाइल इट इज़ अ वाटरी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये वाटरी मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर हमने डिस्कस किया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फॉस्फेटाइडल कोलीन, लेसिथिन यानी या और दूसरे कॉन्जुगेटेड एसिड्स मौजूद हैं। अब फिर उसके बाद हमने इसका रूट डिस्कस किया। रूट डिस्कस करने से पहले मैंने आपको उसकी एनाटॉमी बताई कि ये लीवर है, लीवर से लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट अराइज करती हैं, वो दोनों आपस में कंबाइन करके ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो इस सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर फिर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है और कॉमन बाइल डक्ट फिर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में एंटर हो जाती है। जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है उसका फंक्शन था कि वो पैंक्रियास से सिक्रेशन इंटेस्टाइन के अंदर ले रही थी, पहुंचवा रही थी। तो जब कॉमन बाइल डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर एंटर होती है तो वो चीज़ें जो इसके अंदर आ रही होती हैं वो भी इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच सकती हैं। सो इसका रूट क्या है कि ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होगी। लीवर के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट के थ्रू ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर आएगी। कॉमन हिपैटिक डक्ट के बाद आने के बाद जब यहाँ पहुँचेगी तो अब इसके पास दो रूट है। जब यहाँ आ गई तो अब इसके पास दो रूट है, या तो सीधी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर चली जाए या फिर सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लैडर के अंदर आ जाए। अब कौन सी सिचुएशन में वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर जाती है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर वो इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लैडर के अंदर आती है। इसका फंक्शन अगर देखें तो इसके अंदर जो बाइल साल्ट्स और एसिड्स हैं उन्होंने फैट की इमल्सिफिकेशन करानी होती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब कभी इंटेस्टाइन के अंदर फैट की अगर इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत है तो ये बाइल तो आ जाएगी कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे। लेकिन अगर फैट की इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और बाइल बन रही है तो वो बाइल क्या करेगी कि वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू आके यहाँ गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और जब कभी फ्यूचर में इस बाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये यहाँ पे जो गाल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर थी
ये फिर सिस्टिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट में आएगी, वहाँ से मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आएगी और वहाँ फैट की इमल्सिफिकेशन करवाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइल। सो अब हम देखते हैं कि बाइल एसिड्स क्या हैं। बाइल एसिड्स क्या हैं? बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स की अगर हम स्ट्रक्चर पे बात करें तो बाइल एसिड्स जो हैं वो 24 कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। कितने कार्बन्स पे? 24 कार्बन्स पे, 24 कार्बन्स पे। और इसमें 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे होते हैं और एक साइड चेन होती है जिसके एंड में COOH लगा होता है। बाइल एसिड्स की ये 3 खसूसियात हैं। पहली, उसके अंदर 24 कार्बन होने चाहिए। दूसरी, उसके अंदर 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होने चाहिए। और तीसरा कि उस कंपाउंड के अंदर, जिसे हम बाइल एसिड कह रहे हैं, उसके अंदर एक ऐसी साइड चेन होनी चाहिए जिसके एंड में COOH ग्रुप लगा हुआ हो। सो अब हम 1 बाय 1 इन कंपोजिशन को पूरा करते हुए इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले 24 कार्बन पूरे करने हैं। एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग। तो ये कितने हो गए? ये 17 कार्बन हो गए। अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद यहाँ 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 कार्बन हो गए। हमने कितने बनाने? 24 कार्बन। तो कार्बन नंबर 10 और 13 पे मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं। ये हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। तो कितने कार्बन हो गए? 18 और 19। कितने कार्बन हो गए? 19। तो ये स्टीरॉयड का न्यूक्लियस है जो कि इस बाइल एसिड्स के अंदर भी होता है, क्योंकि ये कहाँ से बन रही है? कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती बॉडी के अंदर, ये एबिलिटी नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाइल एसिड्स या बाइल साल्ट्स के अंदर। तो बाइल एसिड्स के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होगी? स्टीरॉयड न्यूक्लियस होगा। तो 24 कार्बन पूरे करने हैं। स्टीरॉयड न्यूक्लियस 17 कार्बन का होता है और कार्बन नंबर 13 ये वाला और कार्बन नंबर 10 ये वाला। यहाँ पे 2 एडिशनल मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं। तो 17 ये हो गए, 18 और 19। बाकी कहाँ? बाकी हमने पूरे करने हैं। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 17 पे एक साइड चेन होती है। ये 20 21 22 23 24 और फिर एंड में यहाँ क्या होगा? COOH। अब अगर हम बाइल एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमने कहा था कि 24 कार्बन उस कंपाउंड के अंदर होने चाहिए जिसको हम बाइल एसिड कह रहे हैं, स्टीरॉयड न्यूक्लियस वाला। तो अब हम देखते हैं 24 कार्बन है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 कार्बन इस कंपाउंड के अंदर हो गए। दूसरा यह है कि उसके अंदर 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे होने चाहिए। तो अब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बनाते हैं। तो कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो सकता है, कार्बन नंबर 7 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो सकता है, कार्बन नंबर 12 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो सकता है। तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं।
अगर यहाँ 2 लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 12 पे नहीं है, तो ये बनेगा कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे सिंथेसिस में, कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। और अगर यहाँ भी लगा हुआ है तो फिर बनेगा वो कोलिक एसिड, बाइल एसिड की बात हो रही है। तो 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने में से कार्बन नंबर 3 पे लगा हो सकता है, कार्बन नंबर 7 पे, कार्बन नंबर 12 पे, तो दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तीसरा यह है कि उसके अंदर एक साइड चेन हो, ये साइड चेन हो गई, और उसके एंड पे COOH लगा हुआ हो। तो अब हम देखते हैं कि साइड चेन के एंड पे COOH लगा हुआ है या नहीं। ये COOH लगा हुआ है। सो तीनों शर्तें जो बाइल एसिड्स की हैं वो ये पूरी कर रहा है कि बाइल एसिड्स हमने कहा था कि 24 कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं, तो इस कंपाउंड के अंदर 24 कार्बन है। दूसरा, उनके अंदर 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो सकते हैं, तो इसके अंदर 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। और तीसरा, इनके अंदर एक ऐसी साइड चेन होती है जो कि COOH के साथ लगी होती है, तो इनके अंदर एक ऐसी चेन है जो COOH के साथ लगी हुई है। तो ये बाइल एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम बाइल एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें OH ग्रुप लगे हुए हैं और मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है? जो कि OH ग्रुप हैं, दे आर अल्फा इन ओरिएंटेशन। इनकी ओरिएंटेशन अल्फा होती है, यानी ये रिंग के नीचे होते हैं, दे आर बिलो द रिंग। और जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनकी ओरिएंटेशन होती है बीटा ओरिएंटेशन। इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है? बीटा। इट मीन्स कि वो रिंग के अबव हैं। इनकी ओरिएंटेशन है अल्फा, इट मीन्स कि वो रिंग के नीचे हैं, दे आर बिलो द रिंग। और जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इनकी ओरिएंटेशन होती है बीटा, इट मीन्स दे आर अबव द रिंग। सो अगर हम देखें तो इससे एक और बात पता चलती है कि ये वाला जो ग्रुप है ये पोलर है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये नॉन पोलर है। ये वाला ग्रुप पोलर है OH, और ये मिथाइल ग्रुप नॉन पोलर है। सो इट मीन्स बाइल एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर पोलर सरफेस भी है और नॉन पोलर सरफेस भी है। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर पोलर सरफेस भी है और नॉन पोलर सरफेस भी है। सो इट मीन्स कि जो इनका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन का, वो ये एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो इमल्सिफिकेशन का फंक्शन होता है, जैसे डाइट्री जो ट्राइसाइल ग्लिसरोज हैं, दूसरे कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, उनकी डिग्रेडेशन के लिए सबसे पहले उनकी इमल्सिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो उनकी इमल्सिफिकेशन बेसिकली इनका फंक्शन है। और वो क्यों एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक पोलर ग्रुप भी है और एक नॉन पोलर ग्रुप भी है। सो ये हमने बाइल एसिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि उसके अंदर 24 कार्बन्स होते हैं और इसके अंदर 2 to 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं और एक ऐसी साइड चेन होती है जिसके अंदर COOH ग्रुप लगा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि 24 कार्बन है और 2 to 3 मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, एक ऐसी साइड चेन है जिसके एंड में COOH लगा हुआ है। उसके बाद हमने कहा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इनकी ओरिएंटेशन क्या है? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ये दे आर अल्फा इन ओरिएंटेशन, यानी ये रिंग के नीचे होते हैं, दे आर बिलो द रिंग। और जो मिथाइल ग्रुप हैं दे आर बीटा इन ओरिएंटेशन, जो इट मीन्स के वो रिंग के अबव होते हैं। सो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये नॉन पोलर है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पोलर है। सो इट्स पोलर और नॉन पोलर दोनों सरफेसेस होने की वजह से इनका जो फंक्शन है इमल्सिफिकेशन का वो ये एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। सो अभी तक हमने ये बताया कि कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन नहीं हो पाती तो वो एलिमिनेट किस तरह होता है, 2 पाथवेज के थ्रू। फिर हमने देखा कि बाइल क्या होती है और अभी हमने देखा कि बाइल एसिड्स क्या होते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि बाइल एसिड्स जो हैं उनकी सिंथेसिस किस तरह होती है। अब हम सिंथेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं बाइल एसिड्स की, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, आपको बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि जो बाइल एसिड्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सो अगर हम कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के अंदर हम कौन कौन सी अगर चेंजेस करें तो उससे हमारे पास बाइल एसिड्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ।
ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 रिंग्स, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स एडिशनल, यहाँ कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और वहाँ पे साइड चेन। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ बाइल एसिड्स का। ये दोनों के स्ट्रक्चर हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है और ये बाइल एसिड का स्ट्रक्चर है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम कौन सी चीज, इसमें कौन सी चेंज करके हम ये बना सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 कंपेयर करें तो सबसे पहले इसमें 4 रिंग्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसके अंदर 4 रिंग्स हैं, 2 और 2 4 रिंग्स। तो रिंग्स उसके अंदर बिल्कुल वही हैं, तो रिंग्स के अंदर हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा ये देखना है कि ये मिथाइल ग्रुप्स यहाँ हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप्स हैं और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप्स हैं। इट मीन्स के मिथाइल ग्रुप्स के साथ भी हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी वही है। सो 3 चीज़ें बिल्कुल वही हैं। कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड के अंदर 3 चीज़ें बिल्कुल वही हैं। एक तो ये रिंग्स वही हैं चारों, 1 2 3 4 ABCD, यहाँ भी ABCD वही रिंग्स हैं। यहाँ भी कार्बन 10 और कार्बन 13 पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन 10 और कार्बन नंबर 13 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ भी कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। सो चेंज कहाँ करनी है? अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 12 पे एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहाँ कार्बन नंबर 7 पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, कार्बन नंबर 12 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। सो इट मीन्स अगर हम कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनाना चाहते हैं तो पहली चीज़ हमें ये करनी होगी कि हम उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडिशनल लगाएं कार्बन नंबर 7 पे और 12 पे। तो पहली चीज़ क्या हो गई? हाइड्रोक्सिलेशन, कि हम उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होने चाहिए। दूसरा, यहाँ कार्बन नंबर 5 और 6 इनके दरमियान में एक डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सो इट मीन्स दूसरी चेंज हमें क्या करनी पड़ेगी कि ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान में जो डबल बॉन्ड यहाँ लगी हुई है, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दूसरी चेंज क्या होनी चाहिए? रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। तीसरी चेंज क्या होगी? कोलेस्ट्रॉल है 27 कार्बन कंपाउंड, जबकि बाइल एसिड है वो 24 कार्बन कंपाउंड है। इट मीन्स हमें 3 कार्बन एटम कम करने पड़ेंगे। सो हमें चेन को रिड्यूस करना होगा, साइड चेन को रिड्यूस करना होगा। रिंग तो बिल्कुल वही है, मिथाइल ग्रुप भी वही है। सो 19 कार्बन जो ये वाले थे वो तो यहाँ भी हैं, ये वाले जो रिंग के 17 कार्बन थे वो रिंग के 17 यहाँ भी हैं। जो एडिशनल मिथाइल ग्रुप्स थे यहाँ, वो एडिशनल मिथाइल ग्रुप्स यहाँ भी हैं। सो इट मीन चेंज कहाँ करनी पड़ेगी? चेंज हमें यहाँ ये जो साइड चेन है इसके अंदर करनी पड़ेगी। यहाँ साइड चेन में क्या 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, ये 27 कार्बन कंपाउंड था, जबकि यहाँ 20, 21, 22, 23 एंड 24। सो इट मीन्स हमने साइड चेन में से 3 कार्बन एटम कम कर दिया, हमने साइड चेन को शॉर्ट कर दिया। तो तीसरी चेंज क्या हुई? शॉर्टनिंग ऑफ द चेन, साइड चेन, शॉर्टनिंग ऑफ साइड चेन। सो 3 चेंजेस हो गई। यहाँ चौथी चेंज क्या होगी कि यहाँ जो साइड चेन है इसके एंड में कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं लगा हुआ, COOH ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ जो साइड चेन है ये वाली, इसके एंड पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। सो चौथी चेंज क्या करनी पड़ेगी कि हमें
COOH ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ, चौथी चेन क्या है, COOH ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। सो उसकी सिंथेसिस में जाने से पहले आपको उन दोनों के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन आना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में सिंथेसिस जो है वो इस हवाले से इजी हो जाएगी। कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, 17 कार्बन रिंग्ड स्ट्रक्चर, यहाँ भी वो है 17 कार्बन रिंग्ड स्ट्रक्चर। सो इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई चेंज नहीं है। 3 चीज़ें बिल्कुल वही हैं, लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आए वो यहाँ नहीं लगे हुए। सो पहली चीज़ हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ कार्बन नंबर 5 और 6 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन 5 और 6 पे सिंगल बॉन्ड है। सो इट मीन हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कराना होगा, उसकी रिडक्शन करानी होगी। उसके बाद ये जो साइड चेन है इसको हमने रिड्यूस किया, पहले 27 कार्बन कंपाउंड था, अब साइड चेन से हमने 3 कार्बन कम कर दिए। सो अब 24 कार्बन कंपाउंड हो गया। यहाँ कोई COOH ग्रुप नहीं था, यहाँ COOH ग्रुप हमने लगा दिया। सो इस तरह कोलेस्ट्रॉल को हमने कन्वर्ट करा दिया बाइल एसिड के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है और कैसे होती है। तो बाइल एसिड्स की जो सिंथेसिस है वो लीवर के अंदर होती है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी लीवर के अंदर होती है और वहीं होता है। सो लीवर के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। अब बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन में वही 4 चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहली चेंज आती है हाइड्रोक्सिलेशन की। सबसे पहली चेंज क्या आती है, हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे अटैच किए जाते हैं। सो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल, ये बल्कि मैं स्ट्रक्चर ही ड्रा कर देता हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हमने हाइड्रोक्सिलेशन, कार्बन नंबर की स्पेसिफिक पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगवाना है। तो वो स्पेसिफिक पोजीशन कौन सी होती है जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे पहले लगता है, तो वो पोजीशन नंबर 7 है, ये वाली। तो सबसे पहले पोजीशन नंबर 7 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है। यहाँ मिथाइल ग्रुप। ये कोलेस्ट्रॉल में सबसे पहली चेंज क्या आती है, कार्बन नंबर 7 जो ये वाला है इस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन होती है सबसे पहले इस कार्बन नंबर 7 पे। तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, कार्बन नंबर 7 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन से। अब सबसे पहले तो वो एंजाइम जो ये एक्शन परफॉर्म करता है वो कर क्या रहा है, वो करा रहा है 7 नंबर पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहा है। और हमने जब इसकी ओरिएंटेशन डिस्कस किए तो हमने क्या कहा था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं दे आर अल्फा इन ओरिएंटेशन। तो वो अल्फा पोजीशन में, अल्फा ओरिएंटेशन में कार्बन नंबर 7 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहा है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, एंजाइम का नाम होगा 7, क्योंकि वो 7 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहा है अल्फा, और वो अल्फा ओरिएंटेशन में लगवा रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और क्या करवा रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहा है। तो
एंजाइम का नाम होगा 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनेगा, पहले ये क्या था, कोलेस्ट्रॉल था, ये क्या था, कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे 7 पोजीशन पे अल्फा ओरिएंटेशन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो अब क्या बनेगा, 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। सो पहला स्टेप जो है इसकी सिंथेसिस में वो ये है कि हाइड्रोक्सीलेशन होती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सीलेशन के बाद 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब वो स्पेसिफिक पोजीशन जिस पर सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो पोजीशन नंबर 7 है। तो वो वाला एंजाइम जो पोजीशन नंबर 7 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवाएगा उसका नाम क्या होगा, 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। बिकॉज कि ये जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा रहा है कार्बन नंबर 7 पर अल्फा ओरिएंटेशन में। तो ये कार्बन नंबर 7 पर अल्फा ओरिएंटेशन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगवा रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम होगा 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। और रिजल्टिंग कंपाउंड कौन सा बनता है, पहले कोलेस्ट्रॉल था। कोलेस्ट्रॉल में जब कार्बन नंबर 7 पे एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्फा ओरिएंटेशन में लगा तो उसका नाम क्या होगा, 7 पोजीशन पे लगा अल्फा डायरेक्शन में, तो अल्फा और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो गया 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अब बाइल एसिड की सिंथेसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो यही है कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप है बाइल एसिड्स की सिंथेसिस के अंदर वो यही है, कौन सा, दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप। ये वाला स्टेप जिसके थ्रू 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कराता है 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और इसी की डिटेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो यहाँ से आगे दो बनते हैं बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स कौन से प्राइमरी बनते हैं, मोस्ट कॉमन जो, एक है कोलिक एसिड, एक कोलिक एसिड और दूसरा है कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड। कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, एक कोलिक एसिड और एक कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड। अब अगर मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो यहां जो डबल बॉन्ड थी, बल्कि इसका स्ट्रक्चर को समझने का एक आसान तरीका है कि हमने जो पीछे बाइल एसिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसमें से कोलिक एसिड और कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड में सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर यहाँ कार्बन नंबर 12 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो वो कोलिक एसिड होगा और अगर कार्बन नंबर 12 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो वो कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड होगा। बाकी उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 24 कार्बन, ये भी 24 कार्बन, वो भी उसमें भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। उसमें भी साइड चेन के साथ हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है और इसमें भी साइड चेन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। सो इन दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कि कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 7 पर, जबकि कोलिक एसिड के अंदर जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक कार्बन 3 पे, एक 7 पे और एक 12 पे। सो एक बार 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बन गया ये, अब उसमें और कौन कौन सी चेंजेस चाहिए कि वो कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड बने और कोलिक एसिड बने। सबसे पहले हम बनाते हैं कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरा यहाँ डबल बॉन्ड लगी हुई थी, अब वो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगी तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, तो दूसरी चेंज हुई। और कार्बन नंबर 3 कार्बन जो है वो कम हो गई, चेन शॉर्ट होगी, तो तीसरी चेंज हुई। और यहाँ पे फिर एंड में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच किया जाता है। तो अब ये बन गया कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। अगर हमने कोलिक एसिड बनाना है तो इस 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के बाद जब कार्बन नंबर 7 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है
फिर 12 कार्बन नंबर 12 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना पड़ेगा। जब कार्बन नंबर 12 पे एक हाइड्रोक्सिल लगेगा फिर डबल बॉन्ड रिड्यूस करें, फिर चेन शॉर्ट करें और एंड में उसको कार्बोक्सिल ग्रुप अगर आप लगा दें तो फिर जो 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो कोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जिसमें हमने पहले उनके स्ट्रक्चर को कंपेयर किया, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर कंपेयर कर लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 7 कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। सो उसमें हमने डिफरेंसेस देखे थे और इस नतीजे पर पहुंचे कि 4 चेंजेस अगर हम कोलेस्ट्रॉल के अंदर कर दें तो वो बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पहली चेंज क्या है कि उसमें जो है हाइड्रोक्सिलेशन कर दें। कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि बाइल एसिड के अंदर या 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए। तो सबसे पहली चेंज क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन कर दें, और दूसरी चेंज क्या है कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दें, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करा दें। दूसरी चेंज हो गई। तीसरी चेंज क्या है कि ये 27 कार्बन है वो 24 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन साइड चेन में से कम कर दें। चौथी चेंज क्या है कि यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं लगा होता, जबकि वहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो लगा होता है। तो चौथी चेंज है कि वो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दें। तो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला और रेट लिमिटिंग स्टेप है वो ये है कि हाइड्रोक्सिल, हमने कहा ना कि स्टेप वाइज चेंजेस होती हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन, फिर डबल बॉन्ड रिड्यूस, फिर चेन शॉर्टनिंग, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप। उसमें सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन सबसे पहले किस पोजीशन पे होती है? पोजीशन नंबर 7 पे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है अल्फा ओरिएंटेशन में। तो वो एंजाइम जो 7 पोजीशन पे अल्फा ओरिएंटेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगवाए वो होगा 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो सबसे पहले 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करा देगा 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। एक बार 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बन गया तो उसके बाद अगर आपने तीनों डीऑक्सीकोलिक एसिड बनाना है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस करें, चेन शॉर्टन करें और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दें तो तीनों डीऑक्सीकोलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 3 और 7 पे। लेकिन अगर आपने कोलिक एसिड बनाना है तो उसमें कार्बन नंबर 12 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 12 पे लगाएं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड रिड्यूस करें, फिर चेन शॉर्टन करें और फिर कार्बोक्सिल ग्रुप लगाएं तो वो कोलिक एसिड बन जाएंगे। तो अभी तक हमने बाइल एसिड्स की सिंथेसिस को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं कि एक बार ये बाइल एसिड्स बन गए, लीवर के अंदर इनकी सिंथेसिस हो गई, तो उसके बाद क्या होता है? तो लीवर के अंदर इनकी सिंथेसिस होने के बाद ये बाइल के अंदर रिलीज होते हैं, लेकिन बाइल के अंदर रिलीज होने के पहले इनकी एक चेंज आती है, वो है कॉन्जुगेशन। वो कौन सी चेंज है? वो है कॉन्जुगेशन। तो अभी हम पहले देखते हैं कि कॉन्जुगेशन इनकी किस तरह होती है, फिर हम देखेंगे कि बाइल के अंदर ये रिलीज होते हैं और फिर उनके आगे क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन इनकी किस तरह होती है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैंने कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड लिया है, दोनों की कॉन्जुगेशन होती है, कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड की और कोलिक एसिड दोनों की कॉन्जुगेशन होती है। लेकिन लेट्स सपोज मैंने कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड लिया है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है कि लीवर के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, एक होता है ग्लाइसिन और एक होता है टॉरिन, अमाइनो एसिड्स। अब ये 2 मॉलिक्यूल इसकी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं कि वो दोनों मॉलिक्यूल इसकी कॉन्जुगेशन कैसे कराते हैं कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लीवर पकड़ के इस ग्लाइसिन को एक अमाइड लिंकेज के थ्रू जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? कि ग्लाइसिन को इस कार्बोक्सिल ग्रुप जो है बाइल एसिड का, उसके साथ एक अमाइड लिंकेज के थ्रू अटैच कराता है। या वो ग्लाइसिन को अटैच कराता है या फिर वो टॉरिन को अटैच कराता है। ये दोनों मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं कि ये बाइल एसिड था, फॉर एग्जांपल ये कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड है, या इसको यहाँ एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा के कोलिक एसिड बना लेते हैं।
सपोज ये कोलिक एसिड था, अब कोलिक एसिड ने बाइल के अंदर रिलीज होना, लेकिन रिलीज होने से पहले उसकी कॉन्जुगेशन होती है। अब कॉन्जुगेशन उसकी कैसे होती है कि लीवर जो है उसके अंदर ग्लाइसिन और टॉरिन मौजूद होते हैं। जब इसकी कॉन्जुगेशन होती है तो ग्लाइसिन जो है वो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अमाइड लिंकेज के थ्रू लग जाता है, या फिर टॉरिन इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अमाइड लिंकेज के थ्रू लग जाता है। ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये अमाइड लिंकेज के थ्रू जब कार्बोक्सिल ग्रुप के थ्रू लगते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लगते हैं, तो पहले जो बाइल एसिड अनकॉन्जुगेटेड था वो अब कॉन्जुगेटेड हो जाता है। अब ये वाले जो हैं वो एसिड ये कॉन्जुगेटेड हैं, तो अब इनका नाम क्या होगा? पहले अगर सपोज कोलिक एसिड था और अब उसके साथ लगता है ग्लाइसिन, तो ये ग्लाइकोकोलिक एसिड होगा। कौन सा? ग्लाइकोकोलिक एसिड। और अगर उसके साथ लगता है टॉरिन तो फिर टोरोकोलिक एसिड। बिल्कुल इजी नेम है। पहले अगर कोलिक एसिड था और अब कॉन्जुगेशन के बाद ग्लाइसिन लगा है सपोज, तो ग्लाइकोकोलिक एसिड, और अगर टॉरिन लगा है तो टोरोकोलिक एसिड। इसी तरह कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड है, जब उसके साथ ग्लाइसिन लगा तो ग्लाइकोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। और इसी तरह जब कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड के साथ टॉरिन लगेगा तो टोरोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। तो अनकॉन्जुगेटेड बाइल एसिड जो हैं वो ग्लाइसिन और टॉरिन की अटैचमेंट के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स के अंदर। और ये जो फॉर्म्स बनती हैं इनमें ग्लाइसिन और टॉरिन फॉर्म्स की रेशो क्या होती है? यानी वो कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स जिनके अंदर ग्लाइसिन लगा हुआ है उनकी मिकदार कितनी होती है, और वो कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स जिनके अंदर टॉरिन लगा हुआ है उसकी मिकदार कितनी होती है? तो उनकी रेशो होती है 3:1, यानी ग्लाइसिन बाउंड कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और टॉरिन बाउंड कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स जो होते हैं वो कम होते हैं। उनके दरमियान जो रेशो होती है वो 3:1 है। सपोज अगर ग्लाइसिन वाले 3 हैं तो टॉरिन वाला 1 होगा। तो ये उसकी कॉन्जुगेशन इस तरह होती है। अब इस कॉन्जुगेशन का फ़ायदा क्या है और ये होती क्यों है? तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस कॉन्जुगेशन का फ़ायदा क्या है। जैसा कि हमने कहा कि बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सो ये अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर होती है। सपोज ये एक इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। जो अनकॉन्जुगेटेड हैं एसिड्स, अनकॉन्जुगेटेड एसिड्स, इनका pKa है 5 to 6.5। इनका pKa कितना है? 5 to 6.5। जो ड्यूडिनम है इसकी pH है 3 to 5। जो अनकॉन्जुगेटेड एसिड्स हैं इनकी pKa है 5 to 6.5, जबकि जो ड्यूडिनम है इसकी pH है 3 to 5। सो इनका pKa जो है वो ड्यूडिनम की pH से ज़्यादा है। तो जब कभी ये अनकॉन्जुगेटेड, सपोज अगर अनकॉन्जुगेटेड एसिड जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते तो यहाँ पे जो pH है वो कम है और pKa ज़्यादा है। जब ऐसा केस हो कि pH किसी इन्वायरमेंट की कम हो और उस कंपाउंड उस इन्वायरमेंट में है उसकी pKa ज़्यादा हो, तो वो अपने प्रोटॉन्स जो हैं वो अपने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिलीज कर देता है। सो इनके एंड में जो यहाँ साइड चेन के साथ COOH लगा हुआ था, अगर ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते तो यहाँ उसकी pH कम है 3 to 5 है और उनका pKa 5 to 6.5 है। जब कभी इस फॉर्म में इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते तो ये वही केस बन जाना था कि इन्वायरमेंट की pH कम है और कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड की pKa है वो ज़्यादा है। तो जब कंपाउंड की pKa ज़्यादा तो वो प्रोटॉन लूज कर देता है। तो यहाँ आके ये जो H ग्रुप है ये यहाँ से रिलीज हो जाना था और बाकी COO नेगेटिव ऐसा कंपाउंड बचना था, बाइल एसिड बनना था जिसमें COO नेगेटिव होता, ये H ना साथ होता, वो अपने प्रोटॉन लूज कर देता। जब ऐसा केस हो जाता कि उसमें हाइड्रोजन लूज हो चुके होते तो वो वाटर सल्यूबल नहीं रहते, तो वो वाटर के अंदर सल्यूबल नहीं होते।
ऐसे अनकॉन्जुगेटेड बाइल एसिड अगर वो प्रोटॉन उनमें से रिमूव हो जाए तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाते, और जब वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाते तो वो इस तरह इमल्सिफिकेशन भी नहीं करवाते। तो इसमें कॉन्जुगेटेड का क्या फ़ायदा है कि जो कॉन्जुगेटेड हैं बाइल एसिड्स, जब उनके साथ ग्लाइसिन और टॉरिन लगते हैं तो उनकी pKa जो है इस कार्बोक्सिल ग्रुप की, पहले जो 5 to 6.5 थी, अब वो रह जाती है 1 to 4, उनकी pKa रिड्यूस कराते हैं। तो जब कभी ये आएंगे कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स इंटेस्टाइन के अंदर तो इनकी pKa कम है और pH इनके मुकाबले में ज़्यादा है। तो ऐसा केस जब किसी इन्वायरमेंट की pH किसी कंपाउंड की pKa से ज़्यादा हो तो वो कंपाउंड अपने प्रोटॉन्स रिमूव नहीं कर सकता, रिलीज नहीं कर सकता उस इन्वायरमेंट में। सो जब कॉन्जुगेटेड आ जाते हैं इसमें, क्योंकि उनकी pKa 1 to 4 है, तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है ये रिलीज ना होता, तो ये डीप्रोनेटेड ना होते, और जब ये डीप्रोनेटेड ना होते प्रोनेटेड फॉर्म में रहते, जब प्रोनेटेड फॉर्म में रहते तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं, और जब वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे तो इमल्सिफिकेशन अपनी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सो उनके फंक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए ये कॉन्जुगेशन ज़रूरी है, उनके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अमाइड और टॉरिन की अटैचमेंट ज़रूरी है। अगर वो उनके साथ अटैच ना होता तो इस इन्वायरमेंट में आने के बाद वो अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूज़ कर देते, क्योंकि उनकी pKa इन्वायरमेंट की pH से ज़्यादा है। लेकिन जब कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं, ग्लाइसिन और टॉरिन लगता है, तो उनकी pKa जो है वो कम हो जाती है इन्वायरमेंट की pH से, और जब pKa इन्वायरमेंट की pH से कम होती है तो उस वक्त होता क्या है, तो उस वक्त ये अपने प्रोटॉन रिलीज़ नहीं कर सकते, और जब प्रोटॉन रिलीज़ नहीं कर सकते तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में रहते हैं। जब सोल्यूबल फॉर्म में रहते हैं तो अपना इमल्सिफिकेशन का फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो कॉन्जुगेशन की ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी कॉन्जुगेशन की ये इंपॉर्टेंस है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स हैं ये इतने बेटर डिटर्जेंट्स नहीं हैं, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स हैं ये बेटर डिटर्जेंट्स हैं। सो उनकी डिटर्जेंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी कॉन्जुगेशन ज़रूरी है, ग्लाइसिन और टॉरिन की अटैचमेंट ज़रूरी है। सो ये उनकी कॉन्जुगेशन थी। उसके बाद वो बाइल के अंदर रिलीज होते हैं। अब हम देखते हैं उनका रूट जो हमने पहले देखा था। अब यहाँ हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो एक बार सिंथेसाइज हो गए, कॉन्जुगेशन हो गई, अब उन्होंने रिलीज होना है बाइल के अंदर। तो ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये राइट हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में एंटर होंगे और फिर इंटेस्टाइन में। तो ये पहले मैंने बता दिया था कि जब कभी इमल्सिफिकेशन की इमीडिएट ज़रूरत हो तो ये यहाँ से आ जाते हैं, लेकिन जब कभी इमीडिएट उसकी ज़रूरत ना हो तो वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। वो हम डिटेल में देख चुके हैं, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं कि यहाँ से कॉन्जुगेट होने के बाद यहाँ रिलीज हो गए, यहाँ से फिर वो अब इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे। अब इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद इनके साथ क्या होता है, जो लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं बाइल एसिड्स या बाइल साल्ट्स, ये प्राइमरी बाइल साल्ट्स हैं। जो सेकेंडरी बाइल साल्ट्स हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर उनकी प्रोडक्शन होती है। वो इंटेस्टाइन के अंदर उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, सो सपोज ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे ये जो प्राइमरी बाइल साल्ट थे, प्राइमरी बाइल साल्ट्स जो कि लीवर के अंदर सिंथेसाइज हुए थे, वहाँ उनकी कॉन्जुगेशन के बाद जब वो यहाँ पहुँचेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ उनके साथ होता क्या है, तो यहाँ उनके साथ होता है बैक्टीरिया का हमला। जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, सबसे पहले वो इन पर आकर अटैक करते हैं और इन प्राइमरी बाइल साल्ट्स को कन्वर्ट करा देते हैं सेकेंडरी बाइल साल्ट्स के अंदर। जो प्राइमरी बाइल साल्ट्स हैं वो लीवर के अंदर सिंथेसाइज हुए थे, लेकिन सेकेंडरी बाइल साल्ट्स इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज होते हैं बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा। अब सबसे पहले ये करते क्या हैं, सबसे पहले तो ये उसकी अनकॉन्जुगेशन कराते हैं। दो चीज़ें कराते हैं, सबसे पहले अनकॉन्जुगेशन
कराते हैं। अनकॉन्जुगेशन हुई, जब अनकॉन्जुगेशन हुई, सपोज अगर ये उसका स्ट्रक्चर है, सपोज कोलिक एसिड है, और यहाँ साइड चेन, ये CO जो है अब ये लगा हुआ है ग्लाइसिन के साथ, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, सो ये कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट है, कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड है। अब सबसे पहले वो क्या कराएंगे, इसकी अनकॉन्जुगेशन। अनकॉन्जुगेशन का क्या मतलब कि ये ग्लाइसिन को रिमूव करा देंगे उसमें से, तो अब जो कॉन्जुगेटेड था वो अनकॉन्जुगेटेड हो गया। अब दूसरी एक चेंज कराते हैं, डिहाइड्रोक्सिलेशन, डिहाइड्रोक्सिलेशन एट कार्बन नंबर 7। कार्बन नंबर 7 पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी ये रिमूव करा देते हैं। जब ये दो चेंजेस बैक्टीरिया इन प्राइमरी बाइल साल्ट्स के अंदर करते हैं, तो प्राइमरी बाइल साल्ट्स जो थे वो अब सेकेंडरी बाइल साल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अपना इमल्सिफिकेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी बाइल साल्ट्स अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी बाइल साल्ट्स के अंदर। प्राइमरी बाइल साल्ट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी बाइल साल्ट्स के अंदर। तो बैक्टीरिया का एक्शन क्या था कि प्राइमरी बाइल साल्ट्स जो हैं जब वो इंटेस्टाइन के अंदर आए तो बैक्टीरिया ने उसके अंदर दो चेंजेस करवाई, एक कॉन्जुगेशन करवाई और दूसरी डिहाइड्रोक्सिलेशन करवाई कार्बन नंबर 7 पे। कॉन्जुगेशन अनकॉन्जुगेशन के नतीजे में ग्लाइसिन रिमूव हो गया और डिहाइड्रोक्सिलेशन एट कार्बन नंबर 7 का मतलब कि कार्बन नंबर 7 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करा दिया। तो अब प्राइमरी बाइल साल्ट्स इस तरह अनकॉन्जुगेशन और डिहाइड्रोक्सिलेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी बाइल साल्ट्स के अंदर। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, कि ये सारी की सारी सर्कुलेशन क्या होती है। अभी तक हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन नहीं हो पाती, उसके बाद वो एलिमिनेट होता है या तो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ही या फिर वो बाइल साल्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो बाइल साल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, सबसे पहले हमने बाइल पढ़ा, बाइल होता क्या, फिर बाइल एसिड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर उसकी सिंथेसिस को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी कॉन्जुगेशन को डिस्कस किया, उसके फंक्शन कॉन्जुगेशन का फ़ायदा क्या होता है वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि वो रिलीज़ होकर इंटेस्टाइन के अंदर कैसे आता है, वहाँ पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उसको सेकेंडरी बाइल साल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या होती है। ये लीवर है, लीवर के अंदर बने प्राइमरी बाइल साल्ट्स, लीवर के अंदर कौन से बने, प्राइमरी बाइल साल्ट्स, और उनकी कॉन्जुगेशन जो वगैरह भी हुई, लीवर के अंदर प्राइमरी बाइल साल्ट्स बने, उनकी कॉन्जुगेशन जो वगैरह भी हुई, कॉन्जुगेशन हुई, उसके बाद वो बाइल के अंदर रिलीज होते हैं। तो ये है बाइल, ये बाइल है, ये प्राइमरी बाइल साल्ट्स बाइल के अंदर रिलीज होते हैं। वहाँ से कहाँ आते हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर आ गए बाइल साल्ट्स। यहाँ पर उन पर किसने एक्ट किया, बैक्टीरिया ने, और कन्वर्ट किस में करा दिया, सेकेंडरी बाइल साल्ट्स के अंदर। और यहाँ से क्या रिमूव करा दिया, ग्लाइसिन और टॉरिन, जो कि कॉन्जुगेशन करवा रहे थे, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि सेकेंडरी बाइल साल्ट तब बनते हैं जब उसमें अनकॉन्जुगेशन हो और डिहाइड्रोक्सिलेशन हो। सो अब इंटेस्टाइन के अंदर तीन चीज़ें हैं, ये प्राइमरी बाइल साल्ट्स हैं, सेकेंडरी बाइल साल्ट्स हैं और ग्लाइसिन और टॉरिन है। यहाँ से ये तीनों के तीनों जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, रीएब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन से। और किस पार्ट से होते हैं, आइलियम से। ड्यूडिनम में ये आए थे और इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। जब आइलियम का टर्मिनल पार्ट आता है वहाँ से ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये सारा का सारा होता है, कहते हैं कि लीवर के अंदर सबसे पहले एक बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, एक बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप होता है। उसकी डिटेल हम हमारे से कंसर्न नहीं है, तो बस इतना ही याद रख लें कि लीवर के अंदर एक बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप होता है। जब बाइल साल्ट सिंथेसाइज हो गए, कॉन्जुगेट होने के बाद लीवर उस बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप से उनको बाइल के अंदर रिलीज कर देगा। जब बाइल के अंदर रिलीज करेगा तो फिर यहाँ से होते हुए वो इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे। यहाँ प्राइमरी बाइल साल्ट, सेकेंडरी बाइल साल्ट और ग्लाइसिन और टॉरिन मौजूद हैं।
ये ब्लड, ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब होते हैं और ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, यहाँ पर एक पंप होता है, सोडियम बाइल साल्ट को ट्रांसपोर्टर। इस पंप के थ्रू ये तीनों चीज़ें, प्राइमरी बाइल साल्ट, ग्लाइसिन, टॉरिन और सेकेंडरी बाइल साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड के अंदर आ जाते हैं। जिस तरह हमने फैटी एसिड में डिस्कस किया था कि उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एल्ब्यूमिन चाहिए, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं, इसी तरह ये भी है, ये भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं। एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड करके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और लीवर जो है वो इनको दोबारा अपटेक कर लेता है, लीवर इनको दोबारा अपटेक कर लेता है। इसी तरह का एक पंप होता है सोडियम बाइल साल्ट को ट्रांसपोर्टर, इसी तरह का एक को ट्रांसपोर्टर होता है, उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। सो दिस इंटायर साइकिल इज कॉल्ड इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। लेकिन इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि जब शुरू में प्राइमरी बाइल साल्ट थे, लेकिन अब सेकेंडरी बाइल साल्ट भी ब्लड के थ्रू लीवर में आ गए हैं। सो नेक्स्ट साइकिल में जब प्राइमरी बाइल साल्ट तो रिलीज होंगे ही होंगे, साथ में सेकेंडरी बाइल साल्ट भी, सेकेंडरी बाइल साल्ट भी रिलीज होंगे। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी बाइल साल्ट का मिक्सचर नेक्स्ट साइकिल में फिर बाइल के अंदर आएगा, बाइल से यहाँ आएगा, यहाँ जो भी उसके साथ बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, फिर टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम से सोडियम बाइल साल्ट को ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में अंदर आ जाएगा। ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है, वो एल्ब्यूमिन जो है वो इसको एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड करेगा और एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। लीवर जो है उसकी एक ऐसे ही ट्रांसपोर्टर की मदद से उसको दोबारा अपटेक करेगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। सो दिस इंटायर साइकिल जिसके थ्रू प्राइमरी बाइल साल्ट लीवर से इंटेस्टाइन में आए, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइल साल्ट का मिक्सचर लीवर से इंटेस्टाइन में आया, वहाँ से ब्लड में आया, ब्लड से फिर लीवर में आया, फिर इंटेस्टाइन के अंदर आया, फिर ब्लड के अंदर, फिर लीवर, फिर बाइल, फिर इंटेस्टाइन, और ये सारे का सारा साइकिल जो है, दिस इंटायर साइकिल इज कॉल्ड इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। जो नॉर्मली लीवर, यहाँ लीवर से ये बाइल रिलीज होती है वो 15 to 30 ग्राम है। लीवर से कितनी रिलीज होती है? 15 to 30 ग्राम पर डे। लेकिन यहाँ से जो रीएब्जॉर्ब होती है वो है 29.5 ग्राम पर डे। एक दिन में 15 to 30 यहाँ आएगी और यहाँ पे 14.5 to 29.5 जो है वो रीएब्जॉर्ब होगी। बाकी जो 0.5 ग्राम पर डे है वो नॉर्मली फीसेस के थ्रू लॉस्ट हो जाती है। जितनी फीसेस के थ्रू लॉस्ट होगी उतना ही कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। 0.5 ग्राम पर डे अगर बाइल लॉस हो रही है लीवर फीसेस के थ्रू, तो लीवर के अंदर 0.5 ग्राम ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मली 15 to 30 और 0.5 लॉस हो जाती है, बाकी सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती है और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेशन एंड बाइल एसिड सिंथेसिस।